नमस्कार। मैं डॉक्टर एच एन व्यास, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, अमलवी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। आज अपन बीए सेकेंड ईयर में पेपर फर्स्ट में कल जो पढ़ी थी उपकल्पना, आज उसी उपकल्पना की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले गुडे एवं हार्ट ने जो परिभाषा दी है वो इस प्रकार दी है। पहली बात उन्होंने कही कि जो उपकल्पना होनी चाहिए वो स्पष्ट होनी चाहिए, अर्थात स्पष्टता का पूर्ण रूप से उसमें समावेश होना चाहिए। उपकल्पनाओं का अवधारणात्मक रूप में स्पष्ट होना परम आवश्यक है। उपकल्पना की स्पष्टता में गोडे तथा हार्ट के अनुसार दो बातें सम्मिलित की हैं। एक यह है कि उपकल्पना में निहित अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाए, और दूसरी यह है कि परिभाषाएं ऐसी स्पष्ट भाषा में लिखी जाए कि अन्य लोग भी सामान्यतः उसका सही अर्थ समझ सके। दूसरा जो बात कही गुडे एवं हार्ट ने, अनुभवाश्रित संदर्भ, अर्थात अनुभव के आधार पर जो है वो होना चाहिए। इस विशेषता का तात्पर्य यह है कि उपकल्पना वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रयुक्त की जा सकती है, जिसमें कि आदर्शात्मक निर्णय का पुट नहीं है। इसका अर्थ यह है कि वैज्ञानिक को अपनी उपकल्पना में किसी आदर्श को प्रस्तुत करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, अपितु उसका संबंध ऐसे विचार या ऐसी अवधारणा से होना चाहिए जिसकी सत्यता की परीक्षा वास्तविक प्रयोग अथवा वास्तविक तथ्यों के आधार पर की जा सके। गुडे एवं हार्ट ने नेक्स्ट जो उसकी विशेषता लिखी वो है विशिष्टता। उपकल्पना अगर अत्यंत सामान्य है तो उससे यथार्थ निष्कर्ष तक पहुंचना संभव नहीं होता है, क्योंकि किसी विषय के सभी पक्षों का वैज्ञानिक अध्ययन हम एक ही समय पर नहीं कर सकते। अतः यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि उपकल्पना अध्ययन विषय के किसी विशेष पहलू के संबंध में हो। अगर उसमें विशिष्टता का गुण नहीं हुआ तो उसकी सत्यता की जांच करना भी कठिन हो जाता है, और जो उपकल्पना जांच से परे है वह वैज्ञानिक के लिए निरर्थक भी है। उपलब्ध प्रविधियों से संबंध, गुडे एवं हार्ट इस बात पर जोर देते हैं कि उपकल्पना का निर्माण इस बात को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए कि उपकल्पना इस प्रकार की ही हो कि वह अनुसंधान का एक सामयिक आधार भी बन सकती है या नहीं। इसकी परीक्षा उपलब्ध प्रविधियों द्वारा की जा सके। नेक्स्ट, सिद्धांत समूह से संबंधित। गुडे एवं हार्ट ये कहते हैं कि जो उपकल्पना है वह सिद्धांत समूह से संबंध रखने वाली हो, अर्थात उपकल्पना अध्ययन विषय से संबंध किसी पूर्व स्थापित सिद्धांत से कम न हो, क्योंकि असंबद्ध उपकल्पनाओं की परीक्षा विस्तृत सिद्धांतों के संदर्भ में की जा सकती है। इस प्रकार गुडे एवं हार्ट ने उपकल्पना की विशेषताओं पर जोर दिया। अब इसी के आगे हम पढ़ते हैं उपकल्पनाओं के प्रकार। एक अनुसंधान करता के लिए इस बात की जानकारी भी आवश्यक है कि सामाजिक विज्ञानों में किन किन प्रकारों की उपकल्पनाओं का प्रयोग किया जाता है। सामाजिक यथार्थ की जटिल एवं अमूर्त प्रकृति के कारण उपकल्पनाओं का कोई एक सर्वमान्य वर्गीकरण प्रस्तुत करना संभव नहीं है। अतः अनेक विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार उपकल्पनाओं को वर्गीकृत किया है। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह ने उपकल्पनाओं को दो भागों में बांटा। पहला, तात्विक उपकल्पना तथा सांख्यिकीय उपकल्पना, सब्सटेंटिव हाइपोथेसिस, और दूसरी इन्होंने कही स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस।
सुरेंद्र सिंह इस बात को बताते हैं कि तात्विक उपकल्पना में दो अथवा दो से अधिक चरों के मध्य अनुमान पर आधारित संबंधों को व्यक्त किया जाता है। ठीक, तात्विक उपकल्पनाएं परीक्षण योग्य नहीं होती है। सांख्यिकीय उपकल्पनाएं तात्विक उपकल्पना के संबंधों से निगमनित सांख्यिकीय संबंधों का एक अनुमान पर आधारित कथन है। सांख्यिकीय उपकल्पना के परीक्षण के लिए किसी न किसी आधार का होना आवश्यक है। हेज ने दो प्रकार की उपकल्पनाएं बताई। ये ऊपर वाली थी सुरेंद्र सिंह जी के अनुसार, और दूसरी जो हेज ने बताई वो इस प्रकार है। पहला सरल उपकल्पना, इनमें से किन्हीं दो चरों में सहसंबंध ज्ञात करते हैं। और दूसरी जटिल उपकल्पना, इसमें एक से अधिक चर होते हैं तथा उनमें सहसंबंध ज्ञात करने के लिए उच्च सांख्यिकीय प्रविधियों का प्रयोग करते हैं। मैक गुडगन ने तीन प्रकार की उपकल्पनाएं बताई। पहला सार्वभौमिक, यूनिवर्सल। इस वर्ग में वे उपकल्पनाएं सम्मिलित की जाती हैं जिनका अध्ययन किया जाने वाला संबंध सभी चरों से सभी समय तथा सभी स्थानों पर रहता है। नेक्स्ट, अस्तित्वात्मक, एग्जिस्टेशनल। ऐसी उपकल्पना जो कम से कम मामलों में चरों के अस्तित्व को उचित घोषित कर सके। वैज्ञानिक अनुसंधान में उपकल्पना को सिद्ध करना वैज्ञानिक का मुख्य कार्य है। वैज्ञानिक अस्तित्वात्मक उपकल्पना द्वारा अपनी अनुसंधानिक उपकल्पना को सिद्ध करने में अधिक सफल रह सकता है तथा वह किसी घटना के अस्तित्व को स्थापित करता है। तत्पश्चात वह अध्ययन की जाने वाली घटना का सामान्यीकरण करना चाहता है। किसी विशिष्ट घटना का अस्तित्व उपकल्पना द्वारा अध्ययन अथवा निरीक्षण करना कठिन कार्य है। इसी कारण अति विशिष्ट उपकल्पना से सार्वभौमिक उपकल्पना बनाने में ये कठिनाई अनुभव करता है। वैज्ञानिक का मुख्य कार्य यह स्थापित करना होता है कि किन विशेष दशाओं में कोई घटना उत्पन्न होती है जिससे यह आवश्यक दशाओं को पाकर सार्वभौमिक उपकल्पनाओं का निर्माण कर सके। अनुसंधानों में सार्वभौमिक कथनों की भी आवश्यकता होती है। सार्वभौमिक कथनों में पूर्वानुमान मूल्य अधिक होता है, अतएव इस प्रकार के कथन अनुसंधान में अधिक महत्वपूर्ण है। पहला, सकारात्मक कथन। इसमें उपकल्पना का कथन सकारात्मक रूप में करते हैं, जैसे वर्ग ए की बुद्धि लब्धि वर्ग वै से अधिक है। नकारात्मक कथन, इस प्रकार की उपकल्पना में कथन नकारात्मक होते हैं, जैसे वर्ग ए की उपलब्धि वर्ग वै से अधिक नहीं है। इन दोनों प्रकार की उपकल्पनाओं को निर्देशित उपकल्पना कहते हैं। इनमें एक दोष यह होता है कि जब अनुसंधानकर्ता एक कथन सकारात्मक अथवा नकारात्मक रूप में कर देता है तो उसमें उनके स्वनिहित हो जाने की संभावना रहती है। शून्य उपकल्पना, नल हाइपोथेसिस। इसमें यह मानकर चलते हैं कि दो चर जिनमें संबंध ज्ञात करने जा रहे हैं उनमें कोई अंतर नहीं है। अर्थात यह नल जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है शून्य। अतः इस उपकल्पना को शून्य उपकल्पना भी कहते हैं। उदाहरणार्थ वर्ग ए और वर्ग ए की उपलब्धि में कोई अंतर नहीं है। शून्य उपकल्पना को नकारात्मकता उपकल्पना इस अर्थ में मानते हैं, इसमें ये मानकर चलते हैं कि दो चरों में जब कोई संबंध नहीं है अथवा दो समूह में किसी विशेष चर के आधार पर कोई अंतर नहीं किया जा सकता है, ऐसी स्थिति में हम उस प्रकल्पना को नल हाइपोथेसिस का नाम दे देते हैं। इसको गुडे एवं हार्ट ने ये कहा, उन्होंने कहा इन मेथड्स इन सोशल रिसर्च में कहा कि उपकल्पनाओं को तीन प्रकारों का उल्लेख किया गया है। पहला, आनुभविक एक रूपता संबंधी, रिलेटेड टू एम्पेरिकल यूनिफॉर्मिटीज। समाज और संस्कृति में अनेक कहावतें, मुहावरे, लोकोक्तियाँ होती हैं जिनको उससे संबंधित सभी लोग जानते हैं तथा सत्य मानते हैं
सामाजिक अनुसंधानकर्ता उन्हीं को उपकल्पना बनाकर अवलोकनों, अनुभविक तथ्यों तथा आंकड़ों को एकत्र करके उनकी जांच करते हैं और निष्कर्ष के रूप में उन्हें प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार की उपकल्पनाएं सामान्य ज्ञान पर आधारित कथनों का अनुभविक तथ्यों द्वारा परीक्षण करती हैं। आदर्श प्रारूपों संबंधी रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स आइडियल टाइप्स, कुछ उपकल्पनाएं जटिल आदर्श प्रारूपों से संबंधित होती हैं। इन उपकल्पनाओं का उद्देश्य आनुभविक समरूपताओं के बीच तार्किक आधार पर निकाले गए संबंधों का परीक्षण करना है। इन उपकल्पनाओं का उद्देश्य तथा कार्य उपकरणों का तथा समस्याओं का निर्माण करना है। इसमें आगे जटिल क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए सहायता मिलती है। आदर्श प्रारूप से संबंधित उपकल्पनाओं की जांच तथ्य एकत्रित करने के लिए की जाती है और तत्पश्चात निष्कर्ष निकाले जाते हैं। विश्लेषणात्मक चरों संबंधी रिलेटेड टू एनालिटिकल वेरिएबल्स, यह उपकल्पना चरों के तार्किक विश्लेषण के अतिरिक्त विभिन्न चरों में परस्पर क्या गुण संबंध है उसका भी विशेष रूप से विश्लेषण करती है। विभिन्न चर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इन प्रभावों का तार्किक आधार ढूंढना उन कल्पनाओं का उद्देश्य है। विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित उपकल्पनाएं अमूर्त प्रकृति की होती हैं। प्रयोगात्मक अनुसंधान में इन उपकल्पनाओं का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे उपकल्पना निर्माण के स्रोत। सामान्यतया सामाजिक विज्ञानों में उपकल्पना के दो प्रमुख स्रोतों का उल्लेख किया गया है। पहला, वैयक्तिक एवं निजी स्रोत। इसमें अनुसंधानकर्ता अपनी स्वयं की अंतर्दृष्टि, सूझबूझ, विचार, अनुभव या अपना खुद का IQ, कुछ भी हो सकता है, वह सामान्यतः अपनी प्रतिभा तथा अनुभवों के आधार पर उपकल्पनाओं का निर्माण कर सकता है। अर्थात यहाँ केवल व्यक्ति अपनी निजी सोच के आधार पर प्रकल्पनाओं का निर्माण करता है। बाह्य स्रोत, इसमें कोई भी साहित्य, कल्पना, कहानी, कविता, नाटक, उपन्यास इत्यादि कुछ भी हो सकता है जो कि उपकल्पना का स्रोत होता है। अर्थात जब अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान को प्रारंभ करने से पहले रिव्यू ऑफ लिटरेचर करता है, साहित्य का अध्ययन करता है और उस साहित्य के अध्ययन से जो बातें निकल कर आती है उसके आधार पर अनुसंधानकर्ता अपने मन में कुछ विचारों का निर्माण करता है। वह जो निर्माण करता है बाह्य स्रोत कहलाता है, क्योंकि उनका जो आधार है, उन विचारों के निर्माण का जो आधार है वह रिव्यू ऑफ लिटरेचर था। इसी आधार पर वो उनको हाइपोथेसिस का निर्माण करता है। इसी को आगे गुडेम हार्ट ने मेथड्स इन सोशल रिसर्च में उपकल्पना के 4 स्रोतों का उल्लेख किया है। पहला, सामान्य संस्कृति। व्यक्तियों के गतिविधियों को समझने का सबसे अच्छा तरीका उनकी संस्कृति को समझना है। व्यक्तियों का व्यवहार एवं उनका सामान्य चिंतन एक सीमा तक उनकी अपनी संस्कृति के अनुरूप ही होता है। अतः अधिकांश उपकल्पनाओं का मूल स्रोत व सामान्य संस्कृति होती है, जिसमें विशिष्ट विज्ञान का विकास होता है। सामान्य संस्कृति को 3 प्रमुख भागों में बांटकर समझा जा सकता है। पहला, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक चिन्ह और सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का तात्पर्य है कि जिस सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में हम रहते हैं उस संस्कृति को जो विशेषताएं हैं वह उपकल्पना का स्रोत बन जाती है। जैसे भारत व ब्रिटेन की पृथक पृथक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक चिन्ह के अंतर्गत लोक विश्वास, लोक कथाएं उपकल्पना का स्रोत हो सकते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों के कारण सांस्कृतिक मूल्य की उपकल्पना के स्रोत बन जाते हैं। अब हम कल पढ़ेंगे वैज्ञानिक सिद्धांत। धन्यवाद। कल इसी का अपन लोग वैज्ञानिक सिद्धांत पर बातचीत करेंगे।